हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को देखेंगे। यहां हम दो प्रश्न को देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अब देखिए कि द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में हम गुणनखंड की विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है ये पहले ही देख चुके हैं। तो उन वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं कि गुणनखंड की विधि किस प्रकार से प्रयोग में ली जाती है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहां हम चैप्टर प्रश्न 1 में सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा किस प्रकार से हम किसी द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं, और प्रश्न नंबर 2 में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण का हल हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य के सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ सकें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहां आपको एनसीईआरटी के क्लास 10 के वीडियोस अपलोडेड हैं, वो उन वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने लैपटॉप पर चलते हैं। प्रश्नावली 4.3 पहला प्रश्न, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहां हमें 4 प्रश्न ज्ञात हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं। हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, और हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो हम क्या करते हैं कि पूरे समीकरण में 2 का भाग लगाते हैं। हम x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए पूरे समीकरण में 2 का भाग लगाते हैं और प्राप्त करते हैं x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। हमने x² के गुणांक को 1 बनाया। अब हम एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं। इसके लिए हम x का गुणांक अर्थात 7/2 माइनस का जो है उसके वर्ग को, उसके आधे के वर्ग को एक बार जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो हमारे बाएं पक्ष में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि एक बार हमने जोड़ दिया और एक बार हमने घटा दिया। तो हमने क्या प्राप्त किया, x² माइनस 7/2x प्लस माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब हमने देख लिया कि जो बड़े ब्रैकेट में है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वो पूर्ण वर्ग है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और अचर पदों को हम पक्षांतरण करके दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस का है, इसलिए जब वो पक्षांतरण करके दाएं पक्ष में जाएगा तो हमने उसको क्या प्राप्त करेंगे, उस हम प्राप्त करते हैं 49/16, और प्लस का 3/2 जब दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। सरल करते हैं तो लघुत्तम आएगा 16, अंश में हम प्राप्त करेंगे 49 माइनस 24, जो हल करने से प्राप्त होता है 25/16। अब हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल लिया, दोनों पक्षों का अंडर रूट लिया, तो क्या प्राप्त करते हैं, x माइनस 7/4 बराबर है प्लस माइनस 5/4। 25/16 का वर्गमूल होगा प्लस माइनस 5/4। अंडर रूट लेने के बाद हमें प्लस और माइनस दोनों चिन्हों को लेना है, इसलिए या तो x माइनस 7/4 प्लस के 5/4 के बराबर है, या x माइनस 7/4 माइनस 5/4 के बराबर है। अब यदि x माइनस 7/4 5/4 के बराबर है तो x बराबर होगा 7/4 प्लस 5/4,
पक्षांतरण करने से। और यदि x माइनस 7/4 माइनस 5/4 के बराबर है तो x बराबर होगा 7/4 माइनस 5/4, जो हल करने से क्या प्राप्त करते हैं हम? हल करने से प्राप्त करते हैं कि पहली बात जो धनात्मक चिन्ह के साथ है वो हमें देता है x बराबर 12/4 या 3 के बराबर है, और दूसरे से हम प्राप्त करते हैं कि x बराबर है 2/4 अर्थात 1/2 के बराबर है। अतः दिए गए समीकरण के मूल 3 और 1/2 होंगे। दूसरा प्रश्न है, समीकरण दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। हम x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाने के लिए समीकरण में 2 से भाग लगाते हैं और प्राप्त करते हैं x² प्लस 1/2x माइनस 2 बराबर 0। हमने पूरे समीकरण में 2 से भाग लगाया और प्राप्त किया x² प्लस 1/2x माइनस 2 बराबर 0। अब हम पक्षांतरण करके अचर पद को दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो हमने प्राप्त किया x² प्लस 1/2x बराबर 2, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा अर्थात 1/2 का आधा होगा 1/4, इसका वर्ग 1/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं तो हमने प्राप्त करते हैं x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर है 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हमने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किया है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हमारा बायां पक्ष एक पूर्ण वर्ग बन जाता है जो है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और दाएं पक्ष को हम सरल करते हैं तो दाएं पक्ष में हमें मिलता है 2 प्लस 1/16, जो हल करने से प्राप्त होता है 33/16। अब हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 33/16, जो बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। अर्थात प्लस का मान लेने से x का मान x प्लस 1/4 बराबर होगा अंडर रूट 33/4, और माइनस का मान लेने से x प्लस 1/4 का मान होगा माइनस अंडर रूट 33/4। पक्षांतरण करें तो x बराबर होगा माइनस 1/4 प्लस अंडर रूट 33/4, या x बराबर होगा माइनस 1/4 माइनस अंडर रूट 33/4। तो दो मान हमने प्राप्त किए, एक मान तो है -1 प्लस अंडर रूट 33/4, और दूसरा मान है हमारा, या फिर x बराबर है -1 माइनस अंडर रूट 33/4। अर्थात दिए गए समीकरण के दो मूल हैं। पहला मूल है -1 प्लस अंडर रूट 33/4, और दूसरा मान है -1 माइनस अंडर रूट 33/4। ये इस समीकरण के दो मूल हैं। तीसरा प्रश्न, यहां हमें एक समीकरण ज्ञात है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। हमें दिया गया समीकरण है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। हमने x² के गुणांक को 1 बनाया और इसके लिए पूरे समीकरण को 4 से भाग लगाया, तो प्राप्त किया x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0, और अचर पद को हमने पक्षांतरण करके दाएं पक्ष में ले गए तो हम प्राप्त करते हैं x² प्लस अंडर रूट 3x बराबर है -3/4। अब हमें x² के साथ एक पूर्ण वर्ग बनाना है। इसके लिए हम x के गुणांक को देखते हैं जो कि अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 का आधा अर्थात अंडर रूट 3/2 का वर्ग हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया, x के गुणांक का आधा किया और उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया, तो प्राप्त करते हैं x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 का वर्ग बराबर है -3/4 प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। और ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि हमने पूर्ण वर्ग बनाना है। अब हम देखते हैं कि हमारा बायां पक्ष एक पूर्ण वर्ग है, वो संख्या होगी x प्लस अंडर रूट 3/2 का वर्ग, और
दाएं पक्ष को हम सरल करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं -3/4 प्लस 3/4 जो कि 0 के बराबर है। तो x प्लस √3/2 का वर्ग 0 के बराबर है। अब इसे हम लिख सकते हैं x प्लस √3/2 गुणा x प्लस √3/2 0 के बराबर है। इसको हमने वर्ग संख्या को लिख दिया, इसका मतलब हुआ दो खंड में बना दिया। तो x प्लस √3/2 गुणा x प्लस √3/2 बराबर है 0 के, अर्थात प्रत्येक खंड 0 के बराबर होगा। अर्थात या तो पहला खंड x प्लस √3/2 0 के बराबर है या दूसरा खंड x प्लस √3/2 0 के बराबर है। तो दोनों खंडों से हमें जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कि x बराबर है -√3/2। दोनों खंडों से हमें जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है x बराबर है -√3/2, अर्थात दी गए समीकरण के मूल -√3/2 और -√3/2 हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के दो मूल -√3/2 और -√3/2 हैं, अर्थात दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल समान हैं। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथे प्रश्न में हमें समीकरण मिला है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। हमें समीकरण मिला है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। अब इस समीकरण में हम सबसे पहले x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे समीकरण को 2 से भाग लगाते हैं। तो हम क्या प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं x² प्लस 1/2x प्लस 2 बराबर 0। हमने क्या किया, हमने पूरे समीकरण को 2 से भाग लगाया। 2 से भाग हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम x² के गुणांक को 1 बनाना चाहते हैं, और हमने प्राप्त किया x² प्लस 1/2x प्लस 2 बराबर 0। अब हमने अचर पद का पक्षांतरण किया, तो उसको दाएं पक्ष में ले गए, तो हमने प्राप्त किया x² प्लस 1/2x बराबर -2, और x का गुणांक अर्थात 1/2 का आधा अर्थात 1/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया। हमने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक 1/2 का आधा अर्थात 1/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दिया और प्राप्त किया x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर, अर्थात हमने पूर्ण वर्ग बनाया। तो बाएं पक्ष में हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिली x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा -2 प्लस 1/16। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख दिया, जो है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और दाएं पक्ष को हमने सरल किया, जो प्राप्त किया -2 प्लस 1/16, और हल करने से यह संख्या आती है -31/16। अब यहां हम देखते हैं कि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग एक ऋणात्मक संख्या आ रही है। x प्लस 1/4 का वर्ग -31/16 है, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है। अर्थात हम यहां x का कोई वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः यहां x का कोई वास्तविक मान नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं यहां x प्लस 1/4 का स्क्वायर एक ऋणात्मक संख्या है, -31/16 है। इसलिए यह हमें समीकरण x का कोई वास्तविक मान नहीं देगा, यह एक x का काल्पनिक मान देगा, और यहां हमें
कोई वास्तविक मान ज्ञात नहीं होगा। प्रश्न 2। प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हमें द्विघात समीकरण मिला है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें इस समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात करने हैं। इसके लिए हम समीकरण की तुलना समीकरण के मानक रूप से, द्विघात समीकरण के मानक रूप से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो हम प्राप्त करते हैं x² का गुणांक a 2 के बराबर है, x का गुणांक b -7 के बराबर है और अचर पद यहां c 3 के बराबर है। तो हमने a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3 प्राप्त किया। अब हम इस समीकरण का विभक्तिकर अर्थात d ज्ञात करते हैं। d हम जानते हैं कि b² माइनस 4ac के बराबर होता है। तो b² माइनस 4ac हमने लिख दिया b का मान -7, a को लिख दिया 2 और c को लिख दिया 3। तो d बराबर होगा -7 का होल स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा 3। इसे सरल करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे 49 माइनस 24 बराबर 25। और हम देखते हैं कि 25 एक धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी है, अतः समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अब हम द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, श्रीधराचार्य के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं कि द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। यहां हम b, d और a के मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये मान रखने पर हम प्राप्त करेंगे -7 प्लस माइनस √25 बटा 2 गुणा 2। यहां हमने क्या किया, b, d और a के मान द्विघाती सूत्र में रख दिए। तो इसे हल करने से हम देखते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए हमने प्राप्त किया 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, जो हमें 2 मान देता है। या तो धनात्मक मान लेंगे या ऋणात्मक मान लेंगे। तो धनात्मक मान लेने से हमें मिलेगा 7 प्लस 5 बटे 4 और ऋणात्मक मान लेने से हमें मिलेगा 7 माइनस 5 बटे 4। अर्थात ये मान होगा 7 प्लस 5 बटे 4 बराबर 12 बटे 4 और 7 माइनस 5 बटे 4 तो होगा 2 बटे 4। अतः हमने 2 मान प्राप्त किए, x के या तो 3 है या 1 बटा 2 है। अतः दी गई समीकरण के मूल 3 और 1 बटा 2 हैं। हमने समीकरण के 2 मूल प्राप्त किए, एक मूल 3 है और एक मूल 1 बटा 2 है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दिया गया समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। हम समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो हम यहां प्राप्त करते हैं a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर -4 है। x² का गुणांक a समीकरण में 2 है, x का गुणांक b 1 है और अचर पद c -4 के बराबर है। अब हम समीकरण का विभक्तिकर d डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि d b² माइनस 4ac के बराबर होता है। यहां b, a और c के मान को रखने से हम प्राप्त करते हैं कि d बराबर है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा -4। अर्थात ये मान है 1 प्लस 32 बराबर 33 के। और 33 एक धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी है, अतः मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। अब हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं।
द्विघाती सूत्र हम जानते हैं कि द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, जहां हम b, d और a के मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो हम द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a में b, d और a के मान रखते हैं। तो हम क्या प्राप्त करेंगे? हमने प्राप्त किया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा 2 गुणा 2। हमने क्या किया? b, d और a के मान यहां द्विघाती सूत्र में प्रतिस्थापित कर दिए। तो क्या प्राप्त किया? हमने प्राप्त किया x के दो मान हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा 2 गुणा 2, अर्थात -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा 4। तो हमारे दो मूल समीकरण के कौन कौन से हुए? एक मान तो हुआ -1 प्लस अंडर रूट 33 बटा 4 और दूसरा मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ हुआ, जो कि होगा -1 माइनस अंडर रूट 33 बटा 4। तो अतः -1 प्लस अंडर रूट 33 बटा 4 और -1 माइनस अंडर रूट 33 बटा 4 दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें है द्विघात समीकरण मिला है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। यहां हम पुनः इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं। तो इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम देखते हैं कि a बराबर तो है 4, b बराबर है 4 अंडर रूट 3 और c बराबर है 3। यहां हमने x स्क्वायर का गुणांक a 4 के बराबर पाया, b x का गुणांक 4 अंडर रूट 3 के बराबर है और c अर्थात अचर पद 3 के बराबर है। इसलिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है? यहां डिस्क्रिमिनेंट d विभक्तिकर d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात ये मान होगा 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 4 गुणा 3, और ये मान हो गया 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अर्थात 48 माइनस 48, और ये मान 0 के बराबर है। और ये मान 0 के बराबर है, अर्थात इस समीकरण का विभक्तिकर d 0 के बराबर है। हमने पाया कि समीकरण का विभक्तिकर d डिस्क्रिमिनेंट d b स्क्वायर माइनस 4ac 48 माइनस 48 अर्थात 0 के बराबर है। अब यहां हम देखते हैं कि 0 यदि मूल 0 के बराबर हो तो समीकरण के मूल बराबर होंगे। इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, अर्थात हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल को ज्ञात करते हैं। हम मूल को ज्ञात करते हैं। d का मान वहां हम 0 रखेंगे, b का मान हम रखेंगे 4 अंडर रूट 3 और a का मान रखेंगे 4। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a में हम मान रखते हैं। तो हमने मानों को प्रतिस्थापित किया। अब मानों को प्रतिस्थापित करने से हमने क्या प्राप्त किया? -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटा 2 गुणा 4, और ये मान सरल करने से क्या प्राप्त होता है? ये मान सरल करने से प्राप्त होता है 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो हमने प्राप्त किया माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। अतः समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं और दोनों मूल
क्या है, -√3 के बराबर हैं, अर्थात पहला मूल -√3/2 है और दूसरा मूल भी -√3/2 है। समीकरण के दोनों मूल समान हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं और दोनों मूलों का मान -√3/2 है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। हमें चौथा प्रश्न मिला है, दिया गया समीकरण 2x² + x + 4 = 0। जैसा हमने पिछले प्रश्नों में किया है, इस प्रश्न में भी हम समीकरण की तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से करते हैं और हम क्या प्राप्त करते हैं कि यहाँ a = 2 है, b = 1 है और c = 4 है। हमने प्राप्त किया कि a = 2, b = 1 और c = 4 है। अब डिस्क्रिमिनेंट विभक्तिकर d हम जानते हैं कि b² - 4ac के बराबर होता है, तो यहां होगा 1 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 4, जो कैलकुलेट करने से हमने क्या प्राप्त किया, ये प्राप्त किया 1 - 32। ये हमने प्राप्त किया 1 - 32 जो कि -31 के बराबर है। हमने क्या प्राप्त किया, डिस्क्रिमिनेंट d का मान 1 - 32 जो कि -31 के बराबर है, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट d 0 से छोटा है, एक ऋणात्मक संख्या है। अब क्योंकि d एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हम जानते हैं कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस स्थिति में समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यदि d विभक्तिकर का मान ऋणात्मक होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते, समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। अतः हम यहां कहेंगे कि इस दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे।